हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं सोशल साइंस के 40 सबसे महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के। ठीक है, तो देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। अगर अच्छी चल रही है तो आप लोग बताइएगा कि इसमें से आप लोगों का कितना उत्तर सही होता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको सोल्व करते हैं बारी बारी से। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। देखिए कितना आसान सा सवाल है ना। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? 14 जुलाई 1989 को, 14 जुलाई 1979 को, या फिर 14 जुलाई 1969, 14 जुलाई 1949 को। ठीक है, 14 जुलाई को तो हुई थी, सभी में लिखा। तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा और ज्यादातर बच्चों ने ये बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ देखते हैं, क्या लिखा हुआ। टाइड क्या था? टाइड क्या था? बोलेगा टाइड तो एक कर था, लेकिन कौन सा कर था? प्रत्यक्ष कर था, अप्रत्यक्ष कर था, धार्मिक कर था, या फिर कृषि कर था? तो क्या कर, कौन सा कर था? ये एक धार्मिक कर था। ठीक है, जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था, पादरी कहा जाता था, सर्वहारा कहा जाता था, या फिर स्टेट कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी, स्टेट कहा जाता था। ठीक है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, है ना, आप लोगों को सब बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मार्सिले क्या है? मार्सिले क्या है? रूस का गान, राष्ट्रगान है। मार्सिले तो राष्ट्रगान है, लेकिन किसका? रूस का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, या फिर भारत का है? क्या बोलेंगे? मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। किसका है? फ्रांस का। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर कौन आसीन था? फ्रांस की गद्दी पर कौन आसीन था? लुई 15वां था, लुई 16वां था, नेपोलियन था, या फिर लेनिन था? कौन था? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, लुई 16वां था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सवाल ये भी आता है कि ये जब लुई 16वां राजा बना था तब ये कितने साल का था? तो ये कितने साल का था? तो बोले ये 20 साल का था। कितना? 20 साल का था। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। और इसके अलावा नेपोलियन से क्वेश्चन आता है कि भाई नेपोलियन राजा कब बनता है फ्रांस का? तो नेपोलियन बनता है 1804 में। ठीक है, 1804 भी इसको याद रखना आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? रूस का जो अमीर किसान था, संपन्न किसान था ना, उसको क्या कहा जाता है? सामंत कहा जाता है, पादरी, मसाई, या फिर कुलक? क्या कहा जाता है? तो उसको कुलक कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? एक जादूगर थी, या फिर एक बहादुर महिला कारीगर थी, एक अनपढ़ किसान, या फिर एक शिक्षिका? तो क्या थी वो? एक जादूगर महिला कारीगर थी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, सेंट पिट्सबर्ग। ठीक है, सेंट पिट्सबर्ग का नया नाम क्या था? सेंट पिट्सबर्ग एक शहर का नाम था, इसका नाम बदल दिया गया था। क्या क्या रखा गया था? पेरिस रखा गया, ठीक है, या मास्को रखा गया, या फिर का और खा दोनों, या फिर पोत्रोग्राद? तो ऑप्शन डी ही यहां पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, पोत्रोग्राद रखा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखा हुआ है, 1917 में राजशाही के, ठीक है, 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अगस्त क्रांति, या फिर अक्टूबर क्रांति? तो क्या बोलते हैं? अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बताइए, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? रॉबर्ट ओवेन थे, लुई ब्लॉक थे, फ्रेडरिक एंजल्स थे, या फिर कार्ल मार्क्स थे? ये भी आप लोगों को बताया गया था। जहां जहां समाजवादी विचारधारा आपको दिखेगा, ठीक है, तो आपको ना कार्ल मार्क्स का नाम याद रखना। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और बताइए कि आप लोगों का सही उत्तर हो रहा है कि नहीं। सभी उत्तर सही हो रहा है आप लोगों का या नहीं हो रहा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत की कुल भूगोल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, कितना क्षेत्रफल है? 38.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 328 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर? तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पता है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97.25 पूर्व, या फिर 77.6 पूर्व, 68.7 पूर्व, या फिर 82.30 पूर्व? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, 97.25 पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब मैप से रिलेटेड आप लोग का हर साल क्वेश्चन आता है, तो मैप आप लोग को भारत का मैप अच्छे से देख लेना, ठीक ना। अड़ोसी पड़ोसी राज्य कौन सा है, मतलब देश कौन सा है हमारा, ठीक है। और उसके बाद हमारे झारखंड, उसका भी पड़ोसी राज्य है, उसको भी देख लेना। तो बताइए, सीमा से कौन यहाँ पे नहीं लगता नेपाल की सीमा से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर झारखंड? क्या बोलेंगे? झारखंड। झारखंड नहीं लगता है ना, बिहार लगता है, बिहार से नीचे ही है झारखंड। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, भारत को
ठीक है, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? कितने में किया जाता है? 4, 5, 7 या फिर 6? तो यहाँ पर बोलेंगे 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बताइए हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, लेकिन भारत का। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है या फिर धौलागिरी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, कंचनजंगा। ठीक है, विश्व का बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत का क्या है? कंचनजंगा। आगे बढ़ते हम लोग, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? बताइए पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? नागा पर्वत है, मीजो पर्वत है या फिर पटकोई पर्वत है या फिर शिवालिक पर्वत है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, शिवालिक पर्वत जो है ये ना पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ एक, ठीक है, यहाँ पर हाँ, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। ठीक है, ये भी आप लोगों को बताया गया था, उसको क्या बोलेंगे? तट बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे या फिर प्राद्वीप बोलेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए एक इसको क्या बोलेंगे? इसको द्वीप बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बीच में एक जमीन है। ठीक है, ये जमीन है, लेकिन ये है ना, इसके चारों तरफ पानी ही पानी, समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये क्या है? ये द्वीप है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को ये प्रायद्वीप के बारे में भी आप लोग को बताया गया था। जैसे कि भारत का जो मैप अगर बना है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किनारे किनारे पानी, ठीक है, तीनों तरफ से पानी, 3 साइड से पानी, बीच में स्थल, बीच में जमीन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है ना, और तट, तट क्या होता है? ये जो तट है ना, तटीय इलाका, यहाँ जहाँ समुद्र आता है। ठीक है, समुद्र का बहुत को समुद्र देखने जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? इसको तट बोलते हैं। ठीक, और हाँ एक चीज और याद रखना है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे म्यांमार वगैरह भी है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बीच में समुद्र है, यहाँ पानी है, तीनों तरफ से क्या है? तीनों तरफ से यहाँ पे स्थल है, तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको खाड़ी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? खाड़ी। आप लोग को बताया गया था, ये भी आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है, तो इसको खाड़ी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बताइए गंगा मैदान में, ठीक है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? किस भाग में? भाबर, भांगर या फिर खादर या फिर तराई? ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, भांगर। ठीक है, वेदिका कहने का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी जैसा प्रतीत होती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? यानी गंगा नदी का शुरुआत कहां से होता है? कहां से होता है? अमर कंटक से होता है, गंगोत्री से होता है, मानसरोवर से होता है या फिर सप्तकोशी से होता है ना? बहुत ही आसान सवाल। क्या होता है बताइए? गंगोत्री से होता है, गंगा नदी की शुरुआत गंगोत्री से होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, नाम तो याद करने में आसान होगा, गंगा है और गंगोत्री ना, नाम तो काफी सिमिलर लग रहा होगा। अब देखिए डल झील किस राज्य में? ये भी आप लोग अगर पहले वाला सभी वीडियोस देखें, ठीक है, सभी वीडियोस को आपको देखना है क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग पहले वीडियोस पिछले सभी वीडियोस को देखा तो आपने देखा होगा बहुत सारे तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन। डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है या फिर राजस्थान में? तो कहां पर है? तो बोलेंगे जम्मू कश्मीर। डल झील कहां पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? ठीक है, ये तो 10th क्लास में भी आप लोग को देखने को मिला। किस प्रकार की फसलें? रबी है, खरीफ है, रबी एवं खरीफ है या फिर नगदी फसल है? तो क्या बोलेंगे? ये रबी। गेहूं, चना, जो ये सब ना ठंड के मौसम में लगाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? इसको रबी फसल बोलेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे जो खरीफ फसल यानी बरसात के मौसम में जो लगाया जाएगा, जैसे धान लगाते हैं, मक्के लगाते हैं, तो उसको खरीफ फसल बोला जाएगा। ठीक है, और एक और होता है जायद फसल। ठीक ना, तो जायद फसल जो है ना वो कब लगाया जाता है? तो बोलेंगे ये गर्मी में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि तरबूज, खरबूज है ना, ये सब क्या है? जायद फसल। अब आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ठीक है, हरित क्रांति से सवाल, हरित क्रांति से भी सवाल कई बार आप लोग को देखने को मिलता है, इसलिए इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं, क्या है इसकी विशेषता? क्या है? गेहूं तथा चावल के अप्रत्याशित वृद्धि या फिर ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। तो ध्यान रहे, ये जो हरित क्रांति हुआ था ना, ये मेनली गेहूं और चावल में ही हुआ था, तो गेहूं और चावल की अप्रत्याशित वृद्धि यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, गेहूं और चावल में ही देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बहुविधि फसल, ठीक है, बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली आखिर कहते किसे? एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना ये होता है, या फिर एक वर्ष में किसी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, या फिर एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उसका ऑप्शन ग। ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना क्या कहलाता है? बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अपनी आजीविका के लिए, ठीक है, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली। ठीक है, एक डेयरी की दुकान खोलता है। श्रवण की वह क्रिया किस प्रकार की क्रिया? ठीक है, वो क्रिया किस प्रकार की क्रिया? क्या ये कृषि क्रिया है
बोलेंगे नहीं, डेयरी की दुकान खोले, कृषि क्रिया तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या वो गैर कृषि क्रिया है, क्या वो अनार्थिक क्रिया है, क्या वो उपरोक्त सभी है? तो ये गैर कृषि क्रिया, ये कृषि से रिलेटेड काम नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा, गैर कृषि। कृषि से रिलेटेड काम होता है, कृषि क्रिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। HYV का क्या तात्पर्य? HYV आप लोग बताइए, हरित क्रांति से रिलेटेड है ना, तो बताइए HYV का क्या तात्पर्य? कम उत्पादन करने वाले बीज, या फिर अधिक उत्पादन करने वाले बीज, या फिर अच्छे उत्पादन करने वाले बीज, खराब उत्पादन करने वाले बीज। हरित क्रांति मतलब क्या था, हरित क्रांति में पैदावार ढेर सारा होता है, तो यानी कि ये एक बीज का नाम है जो जिसका मतलब होता है भाई अधिक उत्पादन करने वाले बीज। क्या है, बहुत ज्यादा उत्पादन करता था ये बीज, इसी की वजह से क्या आता है, हरित क्रांति आता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता? ठीक है, हम सभी क्या है, भारत की जनसंख्या कितनी ज्यादा है, लेकिन हमारी गुणवत्ता को कौन बढ़ाएगा? ये अच्छी जनसंख्या। कई बार क्या होता है, जनसंख्या बोझ भी बन जाता है। ठीक है, तो अच्छी जनसंख्या यानी जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो कौन बढ़ाएगा? क्या साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोग बढ़ाएंगे? बोलेंगे बिल्कुल बढ़ाएंगे ना। लोगों का स्वास्थ्य, बीमार लोग बोझ होता है एक तरीके से देश की अर्थव्यवस्था पर, लेकिन जो स्वस्थ लोग होंगे वो काम करेंगे, तो वो तो अच्छी है ना, तो गुणवत्ता को बढ़ाएगा। कौशल निर्माण यानी जिसके पास स्किल होगा, ठीक है, वो भी क्या है, अच्छा है ना, ये क्या गुणवत्ता को बढ़ाएगा। तो क्या होगा, इनमें से सभी। और आप लोग को ये भी बताया गया था, जब भी इनमें से सभी दिखाई दे तो 90% चांसेस होगा कि इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो क्या उद्देश्य था? कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। क्या ये उद्देश्य था? महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, या फिर 6 से 14 के बीच, यानी 6 से 14 साल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक ना, 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना। तो यहीं पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान का यही मतलब था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इनमें से बताइए, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण? ठीक है, आप लोग को बताएगा था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का कौन सा उदाहरण है? पशुपालन है, ठीक है, कपड़ा बुनना है, या फिर बैंकिंग है, या फिर ट्यूशन पढ़ाना है। तो पशुपालन क्या है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्रकृति से जुड़ा होगा। पशुपालन क्या है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ठीक, कृषि करना, खेती बाड़ी करना क्या है, कृषि से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। कपड़ा बुनना द्वितीय क्षेत्र के अंदर आएगा, है ना, सबके बारे में पता होना चाहिए। बैंकिंग चूंकि एक सेवा, यहाँ किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, तो बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंदर आएगा। और ट्यूशन पढ़ाना भी एक सेवा है, ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। किसी एक खेत में, ठीक है, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए, यार वो प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है ना, 10th में भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, ये भी 10th में पढ़ने को मिलेगा। 5 लोग काम कर रहे हैं किसी खेत में और उसमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए, लेकिन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? किस प्रकार की बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी बेरोजगारी? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा लोग यानी कि जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे थे ना, उसको निकाल दिया, लेकिन उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि वो 2 लोग फालतू में लगे हुए थे, तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? जो सालों भर तो रोजगार रहेगा, लेकिन किसी एक मौसम में बेरोजगार रहेगा, तो मौसमी बेरोजगारी। और शिक्षित बेरोजगारी, पढ़ा लिखा होने के बावजूद कोई बेरोजगार है, तो उसको क्या बोलेंगे? शिक्षित बेरोजगारी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसके पास शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मानव पूंजी बोलेंगे, या फिर स्थायी पूंजी बोलेंगे, अस्थायी पूंजी बोलेंगे, कार्यशील पूंजी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? तो मानव पूंजी बोलेंगे। ये शिक्षा किसके पास रहेगा? स्वास्थ्य किसके पास? मानव के पास रहेगा। और जिस मानव के पास शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो ना पूंजी है, देश के लिए क्या है? पूंजी है। उसको क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। लोकतंत्र। अब देखिए वहां यहाँ पे सिविक्स से सवाल आ रहा है, सिविक्स का सवाल तो काफी आसान होता है। चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पे लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें, लोकतंत्र के बारे में आप लोग तो अच्छे तरह से जानते हैं, कौन सा रूप है? शासक वंशानुगत हो? बिल्कुल नहीं। चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, या फिर जनता शासकों का चुनाव करती हो, या फिर सेना शासन को अपने हाथों में ले। तो क्या होगा? जनता जो है ना, वो शासकों का चुनाव करती है, वही तो लोकतंत्र, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है ना लोकतंत्र में। ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। बताइए, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे? कम्युनिस्ट पार्टी को है, राष्ट्र जन संसद को है, प्रधानमंत्री को है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोलेंगे राष्ट्र जन संसद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा।
ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? बताइए, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? 1960 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, या फिर 1980 ईस्वी में, या फिर 1990 ईस्वी में? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, रॉबर्ट गुलाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? ठीक है, रॉबर्ट गुलाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका के थे, चीन के थे, पाकिस्तान के थे, या फिर जिम्बाब्वे के थे? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जिम्बाब्वे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? बोलेंगे जिम्बाब्वे के थे। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। लिखा हुआ दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है, तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, फटाफट से बताइए, क्या वो परवेज मुशर्रफ थे, रॉबर्ट मुगाबे, या फिर नेल्सन मंडेला? ठीक है, नेल्सन मंडेला, या फिर जेकब जुमा? ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि नेल्सन मंडेला। ठीक है, ऑप्शन सी। क्या कौन थी ये प्रथम राष्ट्रपति थी? कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। संविधान के संबंध में, ठीक है, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य? ठीक है, असत्य। ठीक है, सत्य नहीं है, असत्य। तो कौन सा कथन? अब सभी कथनों को हम लोग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग सही पता लगा पाएंगे। ठीक है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। क्या ये असत्य है? बोलेंगे नहीं, ये तो सत्य है ना। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। बिल्कुल, ये भी संविधान हमें बता देता है। ये भी क्या है? सत्य। हमें तो असत्य ढूंढना है। पता है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता, यह असत्य है। सरकार के अधिकारों की सीमा बताता है कौन? संविधान बताता है। तो यह असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो क्या आप लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते। बताइए, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? कब चुनाव कराए गए थे? जुलाई 1942 को, जुलाई 1944 को, जुलाई 1945 को, जुलाई 1946 को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1946 को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अब बताइए कि इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है? बताइए कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे। ये सब भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले का वीडियो देखा तो आप लोगों को पता होगा, है ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बताइए, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? कौन सा नहीं है? क्या समानता नहीं है? बोलेंगे संविधान तो सबको समानता का अधिकार देता है, बिल्कुल है। स्वतंत्रता नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल स्वतंत्रता भी देता है। असहिष्णुता या फिर पंथ निरपेक्ष? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, असहिष्णुता। असहिष्णुता मतलब सहनशीलता को, मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की जो क्षमता होती है ना, वो। तो ये संविधान का जो है ना, ये मूल्य नहीं, ये बुनियादी मूल्य नहीं। ठीक है, हमें सहिष्णुता सिखाती है संविधान। ठीक है, असहिष्णुता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन सा मेल खा रहा है और कौन सा मेल नहीं खा रहा, यानी कौन सा मेल नहीं खा रहा। ठीक है, वो हम लोग को दिख रहा है। मोतीलाल नेहरू 1988 भारत का संविधान बनाया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, या फिर बी.आर. अंबेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे। तो ऑप्शन डी ही बिल्कुल करेक्ट हुआ। इंदिरा गांधी तो बहुत बाद में आती है ना, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थी। तो ये ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। आज आप लोगों ने ये सब याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछा जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। ठीक है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो बी.आर. अंबेडकर आप लोग को याद रखना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का ज्यादातर उत्तर सही हुआ होगा। कमेंट में बताइए कितना उत्तर आप लोगों का सही हुआ, और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है, हमें आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से काम चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल और परीक्षा की तैयारी काफी अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, बाय।